प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको संविधान निर्माण और साथ ही साथ संविधान निर्माण के दौरान किए गए कार्य, बनाई गई सूचियां इत्यादि की कुछ न कुछ चर्चा की थी। हमने बताया था कि जो संविधान सभा ने बनाकर तैयार किया, उसमें 395 अनुच्छेद, उसमें 8 अनुसूचियां थी जो अब 12 हो चुकी हैं और उसमें कुल 22 भाग थे और हैं भी। लेकिन इसी में बताते समय हमने ये बताया था कि इस संविधान में अनुसूची अनुभाग अनुच्छेद के साथ जो इसे बनाने वाले लोग थे, उस समय संविधान सभा के लोगों ने 26 समितियों का निर्माण किया था। उनमें से कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे संविधान निर्माण के समय जो झंडा तदर्थ समिति बनाई गई और संचालन समिति बनाई गई, उस झंडा तदर्थ समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष को ही यह कार्य दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसी तरह जो संघ समिति बनाई गई और संघ शक्ति समिति बनाई गई, इस समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह अल्पसंख्यक अधिकार समिति, मूलाधिकार समिति और देशी रियासतों से संबंधित जो समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। इन समितियों में एक समिति होती थी जो काफी महत्वपूर्ण थी, बाद में बनी भी वह समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या प्रारूपण समिति। संविधान निर्माण कार्य के सालों बाद 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल कर उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष की एक पूरी समिति भी थी, एक इनकी टीम थी। ये टीम कुल 7 सदस्यीय थी, अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय टीम थी प्रारूप समिति। इस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव जो कुछ भी पर्दे के पीछे से संविधान निर्माण कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो संवैधानिक मसौदा इन लोगों के सामने पेश करते थे, डॉक्टर अंबेडकर उसे सदन के पटल पर रखवाते थे और सभी संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष सहित इस पर बहस करते थे और तर्क वितर्क के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज जनहित में उभर कर सामने आती थी, उसे आर्टिकल बना दिया जाता था और उसे संविधान के तहत एक उसका आकार तय करने, प्रारूप तय करने, उसको ड्राफ्ट करने का काम संविधान सभा की प्रारूप समिति करती थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ये समितियां भी बनाई गई और इन समितियों ने ही वो आगे कार्य शुरू किया था। जी, तो अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे है। संविधान निर्माण हेतु समितियों की बात है तो इसमें देखा जाए कि सबसे पहले ये कुल कितनी समितियां बनी थी, हमने बताया 26। तो इसमें समितियों के निर्माण में हम लोग आगे बढ़ते देखे हैं कि झंडा तदर्थ समिति, झंडा तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हुए झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष। इसी तरह से कार्य संचालन समिति एक बनी थी, कार्य संचालन समिति, और इस समिति के अध्यक्ष होते थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे देखिए, इसी में एक बनी थी संघ समिति, और संघ समिति के अध्यक्ष होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ समिति। इसी तरह से संघ शक्त समिति भी बनी थी, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष भी होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए आपके सामने इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं पंडित नेहरू। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी समितियां बनी, जैसे और समिति में है अल्पसंख्यक अधिकार समिति। अल्पसंख्यक अधिकार समिति, और इस समिति के अध्यक्ष होते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इस समिति के अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह एक समिति और बनी थी, ये समिति है मौलिक अधिकार समिति। और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल होते थे। ये देखिए, यहां भी सरदार पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से एक और समिति बनी, वह थी देशी रियासतों से संबंधित समिति। देशी रियासतों से संबंधित समिति। और इसके अध्यक्ष होते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए, इसी समय एक प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर होते थे। आप इनको लिख सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। ठीक, और यह समिति कुल 7 सदस्य थी। तो आप यह भी लिख सकते हैं, यह समिति अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थी। यह समिति अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्यीय थी। आप इन्हें ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। ये आपके सामने संविधान निर्माण हेतु बनी लगभग 22 समितियां, 26 समितियां करीब बनी। 26 समितियों में आपको कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो आपके लिए बराबर पूछी जा सकती हैं तो बहुत और अधिक भी हैं। पत्र विनियक समिति, फिर झंडा समिति, ये तो झंडा तदर्थ समिति है। ऐसी तमाम और भी समितियां हैं, लेकिन
इंपॉर्टेंट कृतियां जो बार बार पूछी जाती हैं वे आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये समितियां आपको अवश्य ही नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर इन समितियों के बाद आती है अनुसूचियां। अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। आप नीचे लिख सकते हैं, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची। ठीक, वर्तमान में यह 12 है। वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची हुआ करती थी। वर्तमान में इस संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो समय के साथ बढ़ाई गई। उनकी जरूरत भी थी, इसीलिए 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं ये अनुसूची इसमें प्रस्तुत की गई। ध्यान रहे, इन्हें जब आपने नोट कर लिया तो अब हम लोग थोड़ा सा अनुसूचियों के बारे में अध्ययन कर लें और अनुसूचियों को भी जान लें। मैं इसे मिटा देता हूं। मिटाने के बाद अब हम लोग तुरंत समितियों के बाद अनुसूचियां, क्योंकि हमने बताया 395 अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद और भाग ये हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। जैसे जाते आता जाएगा हम लोग भाग को और अनुसूची को साथ साथ पढ़ते जाएंगे। लेकिन अनुसूची और को हम लोग अलग पढ़ेंगे। भाग यानी पार्ट, लेसन और उनके अनुच्छेद एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेदों को और उसके भाग को एक बार पढ़ लेंगे। हम लोग अनुसूची को एक बार देख लेते हैं। अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है, तो यहां हम लोग लिख देंगे अनुसूचियां, शेड्यूल। अनुसूचियां, इनको इंग्लिश में शेड्यूल भी कहा गया है। अनुसूची में लिख देते हैं नंबर 1, अनुसूची नंबर 1। इसके लिखेंगे भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में क्या है? भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। इसको हम लोग अनुसूची 1 में दर्शाते हैं। अब देख लीजिए अनुसूची 2, अनुसूची नंबर 2 देख लीजिए। अनुसूची नंबर 2 जो है, इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई। अनुसूची नंबर 2 में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को कैसे किसे किसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट, मतलब हमारे राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और उपसभापति। इसी तरह से आगे हम लोग राज्यों में भी आ जाएं तो यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति महासभापति, ये सारे लोग संवैधानिक पदाधिकारी है। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के हाईकोर्ट्स के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ये भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी हैं। ये सारे संवैधानिक पदाधिकारियों का जो वेतन और भत्ता है उसको हम लोग दूसरी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। इसीलिए बहुत ज्यादा न लिखकर हम लोग लिख देते हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते या संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। हम लोग समझ लेते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन होंगे। संवैधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, महासभापति और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इन लोगों को। इतना ही नहीं, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल भी संवैधानिक पदाधिकारी माने जाते हैं सर। तो अवस्थी सर, इन लोगों को हम लोग जो है ये मान लेते हैं कि ये संवैधानिक पदाधिकारी लोग हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते ऐसे सीधे लिख देते हैं। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते
ये आपके सामने 2 अनुसूची हो गई। अनुसूची नंबर 3 को देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 3, इसमें देख लेते हैं कि अनुसूची नंबर 3 में क्या है, ओथ, शपथ ग्रहण। यानी कि हम लोग सांसद विधायक बन के जब पहुंचते हैं वहां तो कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, देश का बेहतरीन संचालन करूंगा और ये द्वारा कहे गए सभी मामलों को ठीक से देखूंगा, जाके भले चाहे कितनी गद्दारी करें। लेकिन हाँ यही सब है। तो यह महत्वपूर्ण, आप सीधे लिख देते हैं शपथ, शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञान। यानी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भले उसको पालन करे चाहे नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञान, यह तीसरी अनुसूची में आ गया। अब चौथी अनुसूची को देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 4 और अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये अनुसूची नंबर 4 में है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब हम लोग देख लेते हैं अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 5 में हम लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है, ये इसको हम लोग अनुसूची 5 में रखते हैं। लेकिन अनुसूची नंबर 6 में इसी से संबंधित है, लेकिन कुछ तय कर दिया गया किनका किनका। तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय जिलों का प्रशासन। ये यहां तय कर दिया गया क्योंकि यहां जनसंख्या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित लोगों की है, इसलिए इनके स्वायत्तशासी जिलों की बात कर दी गई। इनके स्वायत्तशासी जिलों की बात की गई कि उनके जो स्वायत्तशासी जिले हैं उनके प्रशासन की बात ये दे दिया गया अनुसूची नंबर 6 में। अब यहीं से देख लेते हैं हम लोग कि अनुसूची 7 क्या कहती है। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 कहती है 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिस प्रकार पहली बार 3 सूचियां आई थी, एज इट उसी तरह से 3 सूचियों की व्यवस्था हमारे इस संविधान में भी की गई, जिससे आजकल हम लोग शासित होते हैं। तो यहां आप कह सकते हैं सूचियां, लिस्ट, 3 तरह से आप सूचियों को लिख सकते हैं। केंद्र सूची, इधर आप लिख सकते हैं राज्य सूची, और सबसे नीचे लिख सकते हैं आप समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये है सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 सूचियां हैं, इनके अपने विषय भी हैं। देखिए केंद्र सूची में भी हाल फिलहाल तक 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। यहां 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। ये लीजिए 97 विषय थे, लेकिन अब 100 विषय हो गए, ये अंतर आ गया। राज्य सूची में देखिए, इसमें
61 विषय थे, अब 66 विषय हो गए। इस सूची में 47 विषय हैं। ठीक, ये अनुसूची 7 हो गई। और इसके बाद आती है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में है राजभाषाएं। अनुसूची नंबर 8 राजभाषा। ध्यान रहे, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जी होते थे मिस्टर जीबी खेर। खेर साहब प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, बहुत बड़े भाषा विद्वान थे। उन्होंने जो भाषाएं सुझाई थी उस समय हमारे संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं दी गई। फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा और बढ़ा दी गई, वो थी सिंधी। क्वेश्चन भी बन सकता है, मूल संविधान में सबसे पहले राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सिंधी भाषा जोड़ दी गई। इसके बाद फिर इसमें 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा और जोड़ दी गई। इसमें 21वें 71वें संविधान संशोधन द्वारा और भी 3 भाषा जुड़ी। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा और जुड़ गई, मैथिली, डोगरी, संथाली, ये जैसे 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो इस तरह से अब कुल इस समय भाषाएं हो गई 22। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं? 22। 21वें द्वारा सिंधी जुड़ी, सिंधी भाषा को 21वें द्वारा, फिर 3 भाषाओं को और जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं और जुड़ गई। तो फिर 15 से 3 और 18, और 18 4 22। ये 22 भाषाएं वर्तमान में। हाँ, यहाँ एक चीज तो मैं भूल ही रहा था, आप लिख सकते हैं प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जीबी खेर थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जीबी खेर थे। जैसे लग रहा है कैलाश खेर के चाचा है ना, ये भी खेर है, वैसे ही कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि कैलाश खेर जाना पहचाना नाम है, इसमें अच्छा गाना वाना गाते हैं और ये अच्छा कविता रचते रहे होंगे। तो नहीं सर, ऐसे लगता है कुछ ऐसे ही। चलिए, ये यहां तक आपने देखा। मूल संविधान में यही इतने आप लिख सकते हैं। मूल संविधान में केवल ये 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9 का निर्माण किया गया। अनुसूची 9 एक ऐसी अनुसूची थी जिसमें किसी भी विषय को यदि सरकार कानून बनाकर डाल देती है, प्रविष्ट करा देती है, इंक्लूडिंग, अगर इंक्लूड करा देती है इसमें, तो इस अवस्था में वह न्यायालय के वाद योग्य नहीं रह जाएगा। ऐसी बात थी इसमें। तो यहां आपने इतनी चीजें जान ली। अब मैं इसे मिटा देता हूं। नोट कर लिया आपने? तो मिटाने के बाद फिर हम शेष को जोड़ देते हैं इसमें, और बस आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ लिया करेंगे पहले प्रिम्बल के बारे में, और प्रिम्बल के बाद सीधे पार्ट्स, और फिर आ जाएंगे हम लोग अनुच्छेदों और भागों पर। तो आज हम लोग 2-3 और पढ़ ले, टाइम भी हो गई। यहां लिखेंगे हम लोग अनुसूची 9, अनुसूची नंबर 9, और अनुसूची 9 में है कुछ कानूनों को न्यायालय के
अधिकार क्षेत्र से संरक्षण। अभी हमने बताया आपको कुछ कानूनों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संरक्षण, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें अगर सरकार बनाकर इसमें प्रविष्ट करा दे तो न्यायालय के वाद योग्य वो नहीं रह जाएंगे, ऐसा। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसने कहा केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य के मामले से के बाद से, यानी 1973 के बाद जितने भी कानून बनाकर नवीं अनुसूची में प्रविष्ट कराए गए, उन पर न्यायालय को संदेह है कि आप अपने वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके पहले वाले जो भी मामले थे वो अच्छी मानसिकता से किए गए थे, जन कल्याण के लिए किए गए थे। इसलिए 2007 के बाद वाले कानूनों का न्यायालय अब सुनवाई कर सकेगा, सुपरविजन कर सकेगा। तो यहां आप इसको लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दो 2007 के न्यायिक निर्णय के अनुसार कोर्ट केशवानंद भारती मामले के बाद नवीं अनुसूची में प्रविष्ट मामले या कानून की सुनवाई कर सकेगी, सुनवाई या समीक्षा कर सकेगी। ये कानून आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं अनुसूची नंबर 10, ये है दल बदल। अनुसूची नंबर 10 दल बदल, आप इसमें कह सकते हैं सर्वप्रथम बावनवें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल रोकने का प्रयास हुआ। बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह पूर्णतया रोक दिया गया। ध्यान रहे, ये दल बदल जो 91वें संविधान संशोधन आया, इसके द्वारा वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया, और बड़ा काम यह था कि इस संशोधन द्वारा उन्होंने दल बदल को पूरी तरह रोकने में कामयाबी इसलिए पाई कि इसमें नियम बना दिया, यदि कोई सांसद या विधायक अपने किसी पुरानी पार्टी को बीच में ही छोड़ता है तो उसकी सदस्यता, उस सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसको नए पार्टी के चुनाव पर लड़कर आना होगा, तभी उसकी सदस्यता मानी जाएगी। इसी में वाजपेयी जी ने यह भी तय भी कर दिया कि जंबो मंत्रिमंडल जो बनते थे, बड़े बड़े मंत्रिमंडल, उनको किसी तरह से रोक दिया गया, क्योंकि उसमें लिखा गया, इसी 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें लिखा गया कि किसी भी सदन की संख्या के 15% लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी 91वें संविधान संशोधन द्वारा 15% लोगों को मंत्री बनाया जाना तय किया गया, इसलिए ये भी मामला रुक गया। नहीं तो पहले बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनते थे, प्रत्येक विधायक या सांसद अपने आप को मंत्री के रूप में देखता था और दबाव बनाकर स्वयं को मंत्री बनाने की कोशिश करवाता था। तो इस तरह से 10वां दल बदल हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं अनुसूची नंबर 11,
अनुसूची नंबर 11, और ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस हेतु सरकार को 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा। ये लीजिए, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। 243 में अनुच्छेद 243 लाया गया और 73वां संविधान संशोधन हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि आपको पंचायती राज हम पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें ये बात आ जाएगी जो हम 11वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। और फिर अनुसूची नंबर 12 जो अब तक की लास्ट है, ये है नगर पंचायतों का संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस हेतु सरकार को 74वां संविधान संशोधन करना पड़ा। संशोधन करना पड़ा। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि अनुच्छेद 40 में कहा गया कि पंचायतों का गठन किया जाए, तो इस तरह से यहां पर उसी को सक्रिय बनाया गया। और 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 343 में ये कुछ अनुच्छेद जोड़ दिए गए और जोड़ करके ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद प्रिम्बल प्रस्तावना के बारे में, उसके बाद अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। अनुच्छेद और संविधान के भाग ये साथ साथ ही पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आज इतना ही। थैंक यू क्लास। वेरी सर, मुझे जम रही है सर, आपको नजर